विक्रम एक भारी डंडा उठाकर महाराज इंद्र के सिर पर जोरदार वार करता है और उन्हें तालाब में धक्का दे देता है। हाँ, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम इसी तालाब की गहराई में दफन हो गए हो, और तेरा वो चमचा पक्षी, उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो देखता रह जाएगा। हाँ। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक चरवाहा आदित्य अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसके चेहरे पर थकान और मन में बेचैनी थी। चल चल। अरे उधर कहाँ जा रही है? बस बहुत हो गया। आखिर कब तक ये कंगाली की जिंदगी जीऊं? अरे मैं तो थक गया हूँ इस चरवाहे वाली जिंदगी से। लेकिन कुछ तो है जो इतने वर्षों से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आखिरकार क्या है? कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे आगे पीछे घूमती है, पर मुझे उसका पता नहीं चलता। अरे कहाँ? वहाँ कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ, आजा आजा, इधर आ। आदित्य अपनी बकरियां चरा ही रहा होता है कि तभी हवाओं में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ती है। आदित्य, तुम्हें अब हमारे पास आना ही होगा। अब और इंतजार नहीं होता, समय आ गया है। अरे कौन बोला? कौन बोला? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। अरे कौन है? मेरे सामने आओ, कौन है? आदित्य चीखता रहा, पर वहाँ सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं होता। फिर आदित्य अपनी भेड़ों को लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है। रात भर वह उसी रहस्यमयी आवाज के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह वह फिर से काम पर निकल जाता है। आज तो इन भेड़ों को भरपेट चराकर इनमें से कुछ को बाजार में बेच दूंगा। कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा ना। फिर आदित्य घने जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक नीले पक्षी पर पड़ती है जो अधमरा था। अरे ये नीला पक्षी? ओहो, ये तो बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। अब क्या करूं? अपनी भेड़ों को चराऊं या इसकी मदद करूं? नहीं नहीं, पहले इस बेजुबान की जान को बचाना होगा। बेचारा देखो कैसी हालत में है। ओहो, चल आजा आजा, आजा मेरे पास। फिर आदित्य उस पक्षी को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आता है और जड़ी बूटियों की औषधि उसके पंखों पर लगाता है। 2 दिन तक वह अपनी भूख प्यास भूलकर उस पक्षी की सेवा करता है। अचानक आधी रात को वह पक्षी पूरी तरह स्वस्थ होकर आदित्य के सिरहाने आकर बैठ जाता है। उठो आदित्य, मेरी बात सुनो, जागो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये क्या? तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अरे शांत हो जाओ, घबराओ मत। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय पक्षी हूँ। तुम्हें मेरा एक रहस्य सुलझाना होगा। अगर तुम इसमें सफल रहे तो ना केवल तुम्हारा भाग्य बदलेगा, बल्कि तुम्हारे अतीत के वह पन्ने भी खुल जाएंगे जो तुम्हारी यादों में धुंधले हो चुके हैं, यानी कि साफ नहीं दिखते। क्या? अतीत के पन्ने? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ और तुम्हें उस सिंहासन तक पहुँचा सकता हूँ जिसके तुम असली वारिस हो। हाँ, मैं भी अपने अतीत के पन्ने जानना चाहता हूँ, बताओ। फिर नीला पक्षी आदित्य को जंगल के एक ऐसे प्राचीन पेड़ के पास ले जाता है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी धंसी हुई थी। आदित्य, इस पेड़ के नीचे खुदाई करो, फिर देखो कि इसके अंदर क्या मिलता है। फिर आदित्य वहाँ खुदाई करता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ सोना चांदी होगा, पर जमीन के नीचे से एक पुरानी जंग लगी तलवार और एक पीले पड़ चुके कागज की चिट्ठी मिलती है। आदित्य, तुम कोई आम चरवाहे नहीं बल्कि खोए हुए राजवंश के असली वारिस हो। अरे, ये क्या लिखा है इसमें? मैं एक राजकुमार हूँ, ये कैसे मुमकिन है? हैरान मत हो आदित्य, सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे पिता एक महान राजा थे जिन्हें उनके ही किसी करीबी ने धोखे से मार दिया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम्हें खुद महल जाकर अपनी आँखों से देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। चलो मेरे साथ, आ जाओ। फिर आदित्य तलवार उठाता है और पक्षी के साथ महल की ओर चल देता है। रास्ते में अचानक एक पुराना फटेहाल फकीर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। क्या हो गया बाबा? अगर आपको कुछ खाने पीने को चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पुत्र, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। इस नीले पक्षी पर कभी भी भरोसा मत करना, यह तुम्हें धोखा देगा। जो इस पर विश्वास करता है वही इसके जाल में फंस जाता है। क्या आप ये क्या कहना चाह रहे हैं फकीर बाबा? यह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखो पुत्र, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सही सलामत रहो। इसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन मत करना, वरना बहुत पछताओगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तुम मुझे महल ले जाना चाहते हो, पर ये फकीर बाबा की बातें मुझे डरा रही हैं। आखिर सच क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो आदित्य, तुम्हें इस फकीर बाबा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं? देखो बाबा, मैं यही कहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। जब सच सामने आएगा तब सबसे बड़ा धोखा वही देगा जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहे हो। याद रखना मेरी बात को। पक्षी, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर फकीर बाबा की बातें सुनकर मेरा मन ना जाने बहुत घबरा रहा है। मतलब आखिर वे ऐसा क्यों कह रहे थे? देखो आदित्य, हर बड़ी खुशी की एक कीमत होती है। अपना अतीत और अपना हक पाने के लिए तुम्हें उन उलझनों से खुद को बाहर निकालना होगा। फिर दोनों महल की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक किसान आता दिखाई देता है। फिर आदित्य उस किसान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या हो गया भाई? तुम इतने परेशान क्यों हो? मत पूछो बेटा, वह राजा विक्रम जिसके राज्य में हम रहते हैं, उसने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। अरे, कर के ना पर वह हम गरीबों का खून और हमारी चमड़ी तक वसूलने के लिए तैयार है। राजा तो प्रजा की तकलीफ समझता है, पर यह राजा हमारी एक नहीं सुनता। जो भी कर नहीं दे पाता उसकी खड़ी फसल में आग लगवा दी जाती है।
और खेत जब्त कर लेता है। अरे यह तो घोर अन्याय है। अगर राजा अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो यह तो क्रूर है। ऐसे राजा को तो कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अरे बेटा, वह तो खुद ही राजा है, इंसाफ उसकी मुट्ठी में है। भला उसे और कौन और क्या दंड देगा। हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है, रोना। तभी किसान रोते हुए अंधेरे में ओझल हो जाता है। बताओ बड़ा दोस्त, ये राजा तो बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। इसने बेचारे किसानों की क्या हालत कर दी है। मेरा तो खून खौल रहा है। मन कर रहा है कि मैं। हाँ आदित्य, इसलिए तुम्हें इस महल के असली सच तक पहुंचना ही होगा। चलो, वक्त बहुत कम है। फिर नीला पक्षी आदित्य को लेकर महल की ऊंची दीवारों के पास पहुंचता है। अरे यहाँ तो चारों तरफ पहरेदारों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देख रहे हो ना? बाप रे बाप, हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, घबराओ मत। महल के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो केवल खतरनाक युद्ध के ही समय खुलता है। उस रास्ते पर अभी कोई पहरा नहीं होगा। तुम वहाँ से सही सलामत राजमहल के भीतर घुस सकते हो। चलो, आ जाओ। वाह 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 वाह, तुम तो कोई मामूली से पक्षी हो, लेकिन तुम्हें राजमहल की सारी खुफिया जानकारी और गुप्त रास्तों के बारे में कैसे पता? क्यों? कौन हो तुम आखिरकार? तुम्हें इस बात का रहस्य जल्दी ही पता लग जाएगा। बस तुम महल के अंदर कदम तो रखो। आ जाओ। फिर दोनों गुप्त सुरंग के रास्ते महल के सबसे निचले हिस्से में पहुंचते हैं। यह तो कोई तहखाना सा लग रहा है। बाप रे बाप, बहुत ही डरावनी और शांत जगह है यह। हाँ, ये महल का सबसे निचला हिस्सा है। इसके ठीक ऊपर राजा और राज परिवार के कमरे हैं। चलो, अब चुपचाप आगे बढ़ो। आ जाओ। आदित्य दबे पांव आगे बढ़ता है। तभी वह एक कमरे में पहुंचता है जहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। ये क्या? मैं तो एक साधारण सा चरवाहा हूँ। फिर इस राजकुमारों वाली तस्वीरों में मेरा चेहरा क्या कर रहा है? यह तस्वीर तो एकदम बिल्कुल मेरे जैसी है। ऐसा क्यों? वही तो, क्योंकि तुम ही तो आदित्य हो। तुम कोई साधारण चरवाहे नहीं, बल्कि इस राजमहल के असली राजकुमार और वारिस हो। नहीं नहीं, ये तो साफ साफ धोखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं राजकुमार होता तो बड़ा चरवाहे की जिंदगी क्यों जीता? ये जरूर कोई माया जाल है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य अभी अपनी पहचान को लेकर उलझ ही रहा था कि तभी अचानक राजकुमारी चांदनी कमरे में दाखिल होती है। सैनिकों, जल्दी आओ। देखो, कोई अजनबी हमारे महल में घुस आया है। नहीं नहीं राजकुमारी, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं तो एक बस साधारण सा चरवाहा हूँ और मैं यहाँ पे सच जानने के लिए आया हूँ। फिर चांदनी की नजर अचानक दीवार पर लगी उस विशाल तस्वीर पर जाती है जो हूबहू आदित्य की तरह दिख रही होती है। अरे, ये तस्वीर, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं आज से पहले कभी इस तहखाने में नहीं आई, लेकिन ये तो कोई गहरा रहस्य लग रहा है। तभी राजकुमारी चांदनी की नजर आदित्य के कंधे पर बैठे नीले पक्षी पर पड़ती है। उसे देखते ही चांदनी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वही पक्षी हो जो सालों पहले मेरे साथ खेला करता था।
क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ चांदनी, मैं वही पक्षी हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ रहा करता था। तुम बोल भी सकते हो? इसका मतलब तुम वाकई वही हो। अरे मेरा तो सिर फट जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक पक्षी और राजकुमारी की दोस्ती। अब आखिरकार ये क्या माजरा है? ये क्या नया चक्कर है? आदित्य, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरा सच बता दूं। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं इस राज्य का असली राजकुमार और राजकुमारी चांदनी का भाई हूँ। एक भयानक श्राप की वजह से मुझे इस रूप में बांध दिया गया है। बाप रे बाप, यह तो बहुत बुरा हुआ। और आखिरकार किसने तुम्हारे साथ ऐसी क्रूरता की है? वो कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम है। उसी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मुझे पक्षी बना दिया। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह तो हमारे पिता हैं। नहीं बहन, वो हमारा असली पिता नहीं है। उसने हमारे असली पिता महाराज इंद्र की हत्या की थी। मैंने इसका ये काला सच देख लिया था, इसीलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए पक्षी बना दिया और तुम्हारी याददाश्त मिटा दी ताकि तुम सब कुछ भूल जाओ। ठीक है। ये सारी बातें साफ हो रही हैं। पर राजकुमार, अब यह बताओ कि तुम वापस से अपने असली रूप में कैसे आओगे? तुम्हें ठीक करने का क्या तरीका है? मुझे ठीक करने का मार्ग बहुत कठिन है, शायद तुम लोग वो नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहने के बाद हमारा एक रिश्ता बन गया है। कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें अपनी जान पर भी खेल कर बचाऊंगा। बस तुम बताओ, तुम्हें ठीक करने का उपाय क्या है? हाँ भैया, अगर आप मेरे भाई हैं और इतने वर्षों तक मेरे दोस्त बनकर रहे, तो मैं भी आपको वापस लाना चाहती हूँ। बताइए, हमें क्या करना होगा? श्राप की शर्त बहुत भयानक है। तुम दोनों में से किसी एक को सच्चे दिल से अपने जान की कुर्बानी देनी होगी, तभी ये श्राप टूटेगा और मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा। तो ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी इस चरवाहे वाली जिंदगी में कोई खास मजा तो नहीं है। बस रमता जोगी बहता पानी की तरह जीवन चल रहा था। कम से कम मरते मरते मैं एक राजकुमार को आजाद तो कर पाऊंगा। तुमने कहा कि मैं राजकुमार हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि ये सच मुझसे छुपा रहा। कम से कम आज मैं तुम्हें आजाद तो कर पा रहा हूँ। नहीं आदित्य, ये मेरा भाई है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें आजाद करूं। मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजकुमारी, एक क्षत्रिय मेरे सामने अपने प्राण दे और मैं खड़ा होकर देखता रहूं? ना 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 ना, ये असंभव है। मैं ही अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे से पहले अपनी जान देने की बात कही, अचानक पूरे तहखाने में एक दिव्य और चमकीली नीली रोशनी फैल गई। नीले पक्षी के शरीर से किरणों का पुंज फूटने लगा। ये क्या है? तो तुम्हारे शरीर से ये नीली रोशनी कैसे? ये क्या हो रहा है? अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, मेरा श्राप टूट गया है। तुम दोनों ने सच्चे हृदय से एक दूसरे के लिए और मेरे लिए कुर्बानी देने की बात कही ना। तुम्हारे इस प्रेम ने इस बंधन को काट दिया और मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आई हैं। पर भैया, आप अपने इंसानी रूप में क्यों नहीं आए? ये रोशनी और ये शक्तियाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कौन हैं? सुनो, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो बरसों से दबा हुआ है। मैं महाराज इंद्र का सबसे वफादार साथी और रक्षक हुआ करता था। राज्य की खुशहाली चारों तरफ
फैली थी। महाराज इंद्र अपने सबसे वफादार साथी दिव्य नीले पक्षी के साथ टहल रहे थे। देखो दोस्त, अब मेरा एक पुत्र है आदित्य, और जल्द ही मेरी राजकुमारी भी इस दुनिया में आने वाली है। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी साथी बनो, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करना, ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। जब मैं मरने की हालत में था तब आपने ही मेरी जान बचाई थी। मेरी उम्र 100 वर्ष से अधिक है और मैं आपके बच्चों की हिफाजत अपनी जान देकर भी करूँगा। इसीलिए तो मुझे तुम पर अपने मंत्रियों और सैनिकों से भी अधिक भरोसा है। चलो, मैं चलता हूँ और रानी इंतजार कर रही होगी। तभी अचानक विक्रम वहां आता है। उसके चेहरे पर बनावटी घबराहट थी। इंद्र मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अनर्थ हो गया, बहुत घोर अनर्थ हो गया। अरे अरे अरे, क्या हुआ विक्रम? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? वो मैं अपनी पत्नी के साथ तालाब में सैर कर रहा था। अचानक से नाव पलट गई। नाविक तो वहीं डूबकर मर गया। मेरी पत्नी डूब रही है। तुम जानते हो कि मुझे पानी से कितना डर लगता है। उसे बचा लो इंद्र, उसे बचा लो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, मैं अभी चलता हूँ, चलो। सुनो पक्षी, तुम महारानी का ख्याल रखो और उनके प्रसव का समय बहुत निकट है। जल्दी जाओ उनके पास। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे महाराज के साथ जाना चाहिए, पर क्या करूं? महाराज का आदेश है कि मैं महारानी के पास रहूं। उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। नीला पक्षी भारी मन से महल की ओर उड़ जाता है, जबकि महाराज इंद्र विक्रम के साथ घने जंगलों की ओर भागते हैं। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचते हैं, महाराज इंद्र चौंक जाते हैं। विक्रम, यहाँ तो कोई नाव नहीं है और ना ही तुम्हारी पत्नी, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब हमेशा के लिए तू मेरे रास्ते से हट जाएगा। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? और मैं तुम्हारी मदद करने आया था और तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मदद? मुझे तेरा राज्य चाहिए। मेरा राज्य मेरे भाई ने छीन लिया और अब मुझे राज करने के लिए जगह चाहिए, और तेरा राजपाट और शक्तियाँ अब मेरी होंगी। विक्रम, राज्य कोई खिलौना नहीं होता जिसे मैं तुम्हें सौंप दूं। मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे जैसे क्रूर इंसान के हवाले कभी नहीं करूंगा। ओह, तो फिर मर जा। विक्रम एक भारी डंडा उठाकर महाराज इंद्र के सिर पर जोरदार वार करता है और उन्हें तालाब में धक्का दे देता है। हाँ, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम इसी तालाब की गहराई में दफन हो गए हो, और तेरा वो चमचा पक्षी, उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो देखता रह जाएगा। हाँ। फिर विक्रम महल पहुंचता है और अपनी जेब से एक जादुई भभूत निकालकर सैनिकों और प्रजा पर छिड़क देता है। माया के प्रभाव से सब उसे ही अपना राजा मानने लगे और वो महाराज इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। तभी एक दासी बदहवास होकर उसके पास आती है। महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया और खुद प्राण त्याग गई। हाँ, देखा ना मेरी जादुई भभूत का कमाल। मैंने पूरे राज्य पर ये माया छिड़क दी। किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि इंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। सब मुझे ही अपना राजा मान रहे हैं। विक्रम रानी के कक्ष में जाता है
और नवजात राजकुमारी को गोद में उठा लेता है। तभी उसकी नजर बच्ची की हथेली पर बने एक खास निशान पर पड़ती है। हाँ, इसी निशान के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया। बस ये राजकुमारी 20 वर्ष की हो जाए, फिर इसकी शक्तियों से मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी नीला पक्षी उड़ता हुआ वहां आता है। अपनी दिव्य दृष्टि से वो विक्रम के असली चेहरे को पहचान लेता है। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और महाराज इंद्र कहाँ हैं? अच्छा, ओ हो, तो तूने मुझे पहचान लिया। हाँ, छल कपट लोगों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे महाराज के साथ तूने क्या किया, बताओ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं सबको सच बता दूंगा। फिर विक्रम तुरंत अपनी जादुई भभूत उस पक्षी पर छिड़क देता है। पल भर में नीले पक्षी की आंखों में धुंध छा जाती है और उसकी याददाश्त मिटने लगती है। हाँ, अब से तुम इस राजकुमारी चांदनी के साथ रहोगे और इसकी रक्षा करोगे। ये 20 वर्ष तक मेरी अमानत बनकर इस महल में रहेगी और राजकुमार आदित्य की याददाश्त मिटाकर उसे घने जंगल में फेंकाओ। ले जाओ इसे। फिर सैनिक आदित्य को ले जाकर घने जंगलों में छोड़ देता है। वक्त बीतता गया। नीला पक्षी राजकुमारी चांदनी के साथ हमेशा खेलता और उसकी हिफाजत करता। लेकिन एक दिन वह उड़ते उड़ते रास्ता भटक गया और एक साधु की कुटिया में जा पहुंचा। अरे, तुम इतने वर्षों के बाद? हाँ, आप मुझे पहचानते हैं बाबा? हाँ, क्यों नहीं। तुम तो महाराज इंद्र के सबसे वफादार सेवक थे। पर ये क्या, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम्हारे ऊपर तो किसी काली शक्ति की माया है। रुको, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। फिर साधु अपने कमंडल से जल निकालकर पक्षी पर छिड़कते हैं। अचानक नीले पक्षी को सब कुछ याद आ जाता है। नहीं, उस विक्रम ने अपनी तंत्र विद्या से मुझे बस में कर लिया था। मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धैर्य रखो, विक्रम अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें राजकुमार आदित्य की तलाश करनी होगी, वही इस पाप का अंत करेगा। ठीक है बाबा, मैं आज से राजकुमार को ढूंढने निकलता हूँ। राजकुमार आदित्य, तब से मैं आपको ढूंढते ढूंढते कई महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। आखिर उस दिन मैं तुमको जख्मी हालत में मिला और मेरी जान बच गई। ओह, मेरे पिता की हत्या विक्रम ने की और उसने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस राक्षस को अपना पिता मानती रही। अब हम क्या करें? अब बदले का वक्त आ गया है। विक्रम की शक्तियाँ चांदनी के 20वें जन्मदिन पर चरम पे होंगी और वह दिन कल ही है। हमें आज रात ही कुछ करना होगा। उस नीच इंसान ने मेरे पिता की दया का फायदा उठाया। उसने मेरी बहन से उसका बचपन और मुझसे मेरी पहचान छीन ली। मैं उस दुष्ट राजा को कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी है। और मैं इतने दिनों से अपना पिता कहती रही, जो मेरी ही जान लेने की योजना बना रहा था। वह पिता नहीं, काल है मेरा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, अब और इंतजार नहीं, इस पापी का अंत निकट है। तभी अचानक तहखाने में मशाल की रोशनी में एक साया उभरता है। वो राजा विक्रम था। हाँ, तो आखिरकार तुम मिल ही गए। यह चेहरा, यह तो बिल्कुल इंद्र जैसा है। तो तू ही है वो राजकुमार
जिसे मैंने जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, सही कहा। मैं ही महाराज इंद्र का बेटा आदित्य हूँ। तुमने अपनी दोस्ती के नाम पर मेरे पिता की पीठ पर छुरा खोपा। अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अपनी तलवार डाल दो और घुटने के बल बैठ जाओ। अच्छा, तो बैठ जाऊं। अब एक मामूली चरवाहा तू एक राजा को आदेश देगा? तो आखिरकार इस नीले पक्षी ने अपनी वफादारी दिखा ही दी। तूने मेरी जादुई विभूत का असर खत्म कर दिया, लेकिन अब तू इन दोनों को मुझसे नहीं बचा सकता। वक्त से डरो विक्रम, पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने जो अन्याय मेरे महाराज के साथ किया, उसका हिसाब अब यही होगा। ओह, बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बातें। अब मैं उस अधूरे काम को पूरा करूंगा जो 20 साल पहले शुरू किया था। आज इंद्र का वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर विक्रम आदित्य पर हमला करता है। तलवारों के टकराने की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठती है, जिससे पूरी प्रजा और सैनिक वहां इकट्ठा हो गए। नगरवासियों, देखो इस पापी को, जिसे तुम अपना राजा मान रहे हो। वो मेरे पिता महाराज इंद्र का हत्यारा है। इसने अपनी काली विद्या से हमें वश में कर रखा था। देखो लोगों, इस विभूत के पीछे छुपे शैतान को देखो। इसने तुम्हारे असली राजकुमार आदित्य को चरवाहा बना दिया और राजा को तालाब में डुबा दिया। जैसे ही सच सबके सामने आया, प्रजा का गुस्सा फूट पड़ा। सैनिकों ने भी विक्रम का साथ छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, रुको। नहीं रुको, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ है ये सब। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं, सच बोला है हमने। और इस धोखेबाज को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। सैनिक विक्रम को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। आदित्य का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वह विक्रमगढ़ का नया राजा बना।